तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड किया था बेटा वेरिएबल सेपरेबल, अपना पहला मेथड है ना। हाँ आप बताओ क्या बोल रहे थे। 18 में डाउट है और किसी को? इसमें है ही नहीं डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, आपको आपने तो किया ही नहीं खैर।
डाउट था? और 10 तक कोई डाउट नहीं है आपके पास अभी जो किए थे? क्यों? हाँ भाई सत्यम। हाँ भाई गबरू। कहाँ किए थे? कितने किए? 5? इतने कैसे कर लिए आपने? 15 तक कर लिए? ये स्कूल वाली दिखा के लिया है कि स्कूल वाली दिखा दो? चेक से क्या फर्क पड़ रहा है? स्कूल में चेक कहाँ कराते हैं टीचर को? आपका? क्यों? है? टाइम नहीं मिला? क्या बोल रहे? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हो क्या गया मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा आपका भाई कि दोस्त? ज्यादा लगी? सब ठीक है? आपने 5 क्वेश्चन का टाइम कैसे निकाला? अभी ठीक नहीं हुई? कहाँ घर है बाहर ही है आपकी? अच्छा। क्या? रिमूव किया है स्टोन्स की वजह से? तो इस एक्सरसाइज में इस बच्चे का डाउट है सिर्फ एक ही, वो है क्वेश्चन नंबर 18। और कोई डाउट नहीं है? किसी का भी कोई डाउट? 17 से नीचे किए नहीं है? 17 आपका डाउट है? 18? 18? आप तो गायब थे लास्ट क्लास में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। 18, 19, 20 को इंपॉर्टेंट बात कर लेना। 18, 19, 20, 21। 18, 19, 20, 21 इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा। ठीक है? ज्यादा चांसेस हैं इनके आने के। आपका लास्ट क्लास मिस हो गया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई डिफरेंशिएटेड टर्म होता है। ठीक है बेटा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो जो डिफरेंशिएटेड टर्म है तो उसकी एक्चुअल इक्वेशन पहले क्या थी। वही जैसे डिफरेंशिएट करके फंक्शन का हमारा अगर साइन को कॉस आता है तो कॉस का इंटीग्रेट करके तो वही उसका सोल्यूशन बन जाता है हमारा। ऐसे सेम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिफरेंशिएटेड टर्म होगी या पूरा एक स्टेटमेंट होगा, उसको दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करके। तो वही है हमारा इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? तो अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल है। 18, बेसिकली 17, 18, 19, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। बट ऊपर वाले इक्वेशंस में यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है। तो मैं बताऊंगा इनको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इक्वेशन बना लेते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा क्या बोल रहा है। 18, अच्छा मुझे ये बताओ सब लोग क्लास 11 तो पास करके आए हो और सब लोग, ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ मैं अगर यहाँ बैठे हो तो। स्लोप निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं आप बताओ मिस? हाँ, -y/x। चलो बहुत बढ़िया, इतना बताइए ना, ये तो बहुत झंडे गाड़ दिया आपने एकदम। आप बताओ। नहीं? परपेंडिकुलर को। और बता दूं कि स्लोप जो निकालने का एक मेजर तरीका होता है वो सिंपल dy/dx जो होता है वो भी स्लोप ही होता है आपका। dy/dx जो होता है वो भी आपका स्लोप ही होता है बेटा। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, मान के चलते हैं कि कोई तो एक कर्व है बेटा, इस पे एक पॉइंट यहां पर मान लिया मैंने एक्स कॉमा वाई।
ठीक। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां से मैं स्लोप डालता हूं, तो स्लोप मतलब टेंजेंट इस तरह से आएगा आपके पास, तो इसका जो स्लोप होगा हमारे पास वो बन जाएगा बेटा सिंपली डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये ट्वाइस है स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पर हमारा टेंजेंट टच करता है उसको, ठीक है। और एक पॉइंट है हमारे पास कैसे बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द -4, -3, और मान लेते हैं एक -4, -3 एक पॉइंट ये है। तो इस से लाइन सेगमेंट जो बनेगा इसका भी तो कुछ ना कुछ स्लोप ही होगा ना हमारे पास, ये सुनो। तो इस लाइन का स्लोप और इसका टेंजेंट का स्लोप क्या रिलेशन दे रखा है कि स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस पॉइंट। इससे जो लाइन सेगमेंट जा रहा है इसका डबल है। अभी आपने बताया सब लोगों ने कि स्लोप का फॉर्म होता है y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस। तो अगर मैं इसके यहाँ से करें तो y -3 हो जाएगा कितना बेटा, y प्लस में 3 अपॉन में x प्लस में 4। तो क्या ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहाँ पर dy अपॉन dx है और नॉर्मल टर्म भी है हमारे पास, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहला मेथड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल सेपरेबल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि सेम वेरिएबल को आप एक तरफ अलग अलग कर दो एक तरह से। तो जैसे यहाँ पर dy है तो लेफ्ट साइड में y वाले टर्म ही आएंगे। तो y प्लस 3 को अगर मैं डिवाइड में लेके आऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में y प्लस 3, और यहाँ पर dy एज इट इज 2 एज इट इज अपॉन में x प्लस में 4, और dx चले जाएगा उधर की तरफ मल्टीप्लाई होके। अब इधर सारे टर्म y के हो गए आपके और इधर की तरफ सारे टर्म्स x के हो गए आपके पास। जैसे ही आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो मैंने क्या बताया था उस केस में, इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल सेपरेबल में आपको बस इतना काम करना है कि x वाले सारे टर्म्स एक तरफ करने, y वाले सभी टर्म्स एक तरफ करने, और जैसे ये काम हो जाएगा दोनों तरफ क्या कर देना है बेटा, आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ y प्लस में 3, और इसका आ जाएगा 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ x प्लस में 4, n प्लस में आ जाएगा बेटा कितना c। अब ये 2 उधर जाके स्क्वायर भी आ जाएगा आपके पास, और इसको जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y प्लस में 3 माइनस में लॉग ऑफ x प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो लॉग m माइनस में लॉग n क्या बनने वाला है आपका, लॉग m अपॉन n। तो यहां आ जाएगा लॉग y प्लस में 3 अपॉन में x प्लस में 4 का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। अब इसके आगे भी कुछ बोल रखा है हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, तो मतलब इससे हम लोग परफेक्ट इक्वेशन निकालेंगे। परफेक्ट का मतलब पर्टिकुलर, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो जब इस वाली इक्वेशन को x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे देखो लॉग y कितना है बेटा आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 3, और x की वैल्यू -2 है तो -2 प्लस में 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ऊपर बन जाएगा 4 और नीचे -2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, और log 1 कितना होता है, तो मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि भाई log y प्लस में 3 अपॉन में x प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा क्या, 0। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब जब लॉग उधर जाएगा तो ये आ जाएगा y प्लस में 3 अपॉन में x प्लस में 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा e की पावर 0। लॉग का जब एंटी लॉग देते हैं तो पावर चले जाता है, तो e की पावर 0 होता है कितना बेटा, 1। तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा y प्लस में 3 और ये जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x प्लस में 4 का
स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में 4 का स्क्वायर एन माइनस में 3। ये आपका वो एक्चुअल इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको अगर log अभी होता तो बट आधा नंबर चले जाता आपका बस। और आधा नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बोर्ड में आपके 95.5 आ रहे होंगे तो वो 96 मिलते हैं आपको, तो हाफ नंबर वो अपने आप से दे देते हैं आपको। तो अब देख लो आपको वो एक नंबर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अब बोलो सर पूरा भी करेंगे तब भी तो एक ही नहीं मिलेगा, और एक का तब भी 96 ही मिलेंगे, तो अच्छा है कि छोड़ के आ जाओ आधे आधे। बट वो आधे आधे क्या पता कहाँ कहाँ काउंट हो रहे हैं। आज दिन क्या है? ट्यूसडे है ना? अच्छा, आज केमिस्ट्री क्लास है क्या? आई नहीं सर अभी तक। अच्छा, बारिश हो रही है क्या बाहर? हो गया ये? जल्दी इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगाओ, 2-3 मिनट। 19 वाले को ट्राई करो एक बार। तो फिजिक्स पढ़ रखा है ना, लगाओ यार, अप्लाई करो। कोई बच्चा कॉमर्स वाला ये बोलता तो मैं समझ भी जाता है। तुम तो वैसे भी नहीं करते। फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं? लगा दो, कर दो अप्लाई। टी आ रही है? अरे यार ये तो गलत आ रही है। बस सॉल्यूशन सुनाओ मत यार। हो गया? ये नोट डाउन कर लिया? ओए, ये क्या हो गया? The volume of spherical being infected changes at a constant rate if, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकंड इज 6 यूनिट। दिखाई दे रहा है? बढ़िया, करो फिर जल्दी, कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो, दीक्षा करके दिखाएगी इसको फटाफट। हाँ भाई आदित्य, आपने किए थे क्वेश्चन घर जाके? कहाँ है दिखाओ। बस, अबे यार, टाइम पास करने वाले क्वेश्चन आपने करके रखे, मेन क्वेश्चन किए नहीं है तुमने, बताओ हैं। डेली का टारगेट बना लो, कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, पीसीएम के मिला के। 100 क्वेश्चन डेली का टारगेट होना चाहिए आपका। ये 50 क्वेश्चन मैथ के,
25-25 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तब जाके थोड़ा बहुत भला होगा तुम्हारा, अदरवाइज तो बेकार ही है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। और 100 क्वेश्चन की आदत डालो, जब 100 हो जाएंगे तो उसके बाद कम से कम 120-130 की आदत डालना फिर। मतलब ये टारगेट 2 महीने के बाद कम से कम 150 200 क्वेश्चन के आसपास पहुंचना चाहिए डेली का। सांस लेने का टाइम नहीं मिलना चाहिए तुमको, अगर यही क्वालिफाई करना है तो। नहीं करना है तो आराम से घर जाके सो जाओ बैग फेंक के। डेली का इतना बना लो कि 200 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए आपका। चलो 19 करते हैं। 19 में बोल रखा है इन्होंने, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून। ये पता है क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के उसमें भी कर रखे थे, किसमें, एओडी में, रेट ऑफ चेंज में। तो अब तो कर लो, अब हो जाएगा। देखो यहां पर बोला है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है आपके पास, है ना बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास जो दे रखा है वो डीवी अपॉन में जो डीटी है वो आपका कांस्टेंट है, उसको के ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रखा है, इफ इनिशियल रेडियस इट्स इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट। इनिशियली का मतलब जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में टाइम कितना होने वाला है आपका, 0। तो जब आपका टाइम 0 है, मतलब 0 सेकेंड, तो रेडियस कितना था उसका, 3 सेंटीमीटर। सेकेंड तो रेडियस बताना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं रेडियस को लिखना होगा इन टर्म ऑफ टाइम, ताकि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू हम पुट करें वैसे वैसे रेडियस मिलता रहे हमारे पास। आफ्टर टी सेकेंड बोला है तो मतलब रेडियस को आपको इन टर्म ऑफ टी लिखना है, टाइम, ठीक है। तो बट डीवी अपॉन डी टी कितना दे रखा है मेरे को, के। द बलून होगा क्या बेटा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर, सारे बलून है ना। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन हो जाएगा में, ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर स्क्वायर डी टी। कंफ्यूजन है कुछ आपको। और डीवी अपॉन डी टी कितना दे रखा है आपका, के। तो यहां पर आ जाएगा के, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है आपके पास, बन गई है, ठीक है। अगर ये डिफरेंशियल बन गई है तो इसके बाद क्या करना है हमको, अभी नहीं करना है, पहले वेरिएबल सेपरेबल तो कर लो इसको। तो देखो आर वाला तो आर के साइड ही है, आर स्क्वायर डी आर, तो डी टी है यहाँ पर, उसको इधर ले आओ।
तो यहाँ पर हो जाएगा k dt इज इक्वल टू 4 पाई r² dr। अब आपको ये तो नहीं लग रहा है सर इधर तो dt का टर्म है और आपने k लिखा हुआ है, बट k हमारा कांस्टेंट है बेटा, k हमारा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ dt को करेंगे और यहाँ पर करेंगे बेटा किसको, r² dr को। तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा k इंटू में ऐसे ही यहाँ पर 4 पाई एज इट इज, r² का हो जाएगा बेटा r³/3। और आपको पता है इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे c। हो गया काम हमारा, इक्वेशन तो मिल गई। और इसी को बोलेंगे हम लोग क्या बेटा, जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास आ गया आपका क्या, जनरल सोल्यूशन। अब उन वैल्यूज की बात करते हैं जब हमारे पास टाइम कितना है बेटा 0, तो रेडियस कितना है आपका 3। तो एक बार पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा k इंटू में 0 इज इक्वल टू 4 पाई r कितना है बेटा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 3 प्लस में आ जाएगा 3 इससे करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा बेटा, 36 पाई हो जाएगा और ये तो 0, तो मतलब c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस में 36 पाई। क्या इसी वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं अब, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी क्या, kt इज इक्वल टू 4 पाई r²/3 और माइनस में 36 पाई। तो ये मेरी नई इक्वेशन आ गई। क्या अभी भी इसमें कोई और वेरिएबल बचा हुआ है या कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी k बचा है आपका, और एक k निकल के आएगा हमारा सेकंड वाले उससे t इज इक्वल टू 3 और r की वैल्यू 6 से। जब मैं t की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या बेटा 3k इज इक्वल टू 4 पाई r², r का मतलब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू में 6 इंटू में 6 अपॉन में 3। ये क्यूब था बेटा, यहाँ पर क्यूब था, 4/3 पाई r क्यूब था, ठीक है। और माइनस में 36 पाई, ठीक है। ये चीज कट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा 2। पूरी इक्वेशन को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इससे कट करेंगे तो यहाँ पर ये मेरा 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 12। तो k इज इक्वल टू आने वाला है बेटा हमारे पास 2 टू 4, 4 4 16 है ना बेटा। हाँ क्या कह रहे हो, इवन ज्यादा बेटर रहेगा कि थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग, अरे सुन लो यार पूरी बात, 4 बाई को कॉमन ले लें, 4 बाई कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 24 माइनस में 3 बचेगा आपके पास, ठीक है ना। 24 माइनस 3 हो जाएगा बेटा कितना 21। 84 पाई आ जाएगा, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 84 पाई t इज इक्वल टू 4 पाई r³/3 माइनस में 36 पाई। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले तो पाई 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 कैंसिल आउट आपका, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 t इज इक्वल टू यहाँ पर ओनली r³ बचेगा अपॉन में 3 और ये आ जाएगा माइनस में 9, ये माइनस 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 21t प्लस में 9 और इंटू में ये मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा इज इक्वल टू r³। 3 को करेंगे तो 63t प्लस में 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बट आपको r को लिखना था इन टर्म ऑफ t, तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 63t प्लस में 27 और इसकी पावर हो जाएगा, अगर एक क्यूब है तो उधर जाके कितना हो जाएगा 1/3। यही आपका आंसर होगा, मतलब रेडियस इन आफ्टर टी टाइम। अब जैसे जैसे टी की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे आपको आर का आंसर, और वैसे भी देखो पहले केस में टी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा 0, 27 बचेगा, 27 की पावर 1/3 3 होता है, वही आ जाएगा। 3 पुट करोगे तब आर की वैल्यू 6 आने वाली है आपके पास, ठीक है।
डाउट है किसी को? जिसका नोट डाउन कर ले वो क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई करेगा। हो गया? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसको तो पता होगा भाई, कॉमर्स का है तू। कौन सी क्लास में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट? कराया नहीं अभी तक? तुम अलग वाला छोड़ो, जो नॉर्मल होता है वो बताओ। हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट छोड़ो, इंटरेस्ट ही नहीं है सर पढ़ाई में। पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तभी तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? हम्म। किस चीज का है ये? सीआई का? सीआई क्या होता है? बट मैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ। अच्छा, उसी का होता है? तो जिसका मानना है मान लो आराम से। बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। टोटल अमाउंट? और टाइम? अच्छा, टाइम नहीं होता?
टाइम अपॉन 12। सही गने बनिया बैठे हैं यहाँ पे। अरे बिल्कुल सही है आपने, बट मेरे को ऑप्शन दे दिया ना कि सर जो समझना समझ लो, सीआई समझ लो जाके। हाँ भाई बताओ चैंपियन। P/R/T/100 हो गया किसी का क्वेश्चन? नहीं। अबे यार देखो, यहाँ पर ये बोल, अच्छा इस क्वेश्चन को समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं हेल्प नहीं करूंगा, समझना मेरी बात, आपको ही करना है। इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, बस डेटा चेंज है। पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, बस डेटा चेंज है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो इसको समझ लेना अच्छे से, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है इन लोगों ने, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर। ठीक है, मतलब मान के चलो कि एक बैंक है, उसमें आपने कुछ पैसा जमा किया किसी ना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा आपका, जैसे जैसे साल होते जाएंगे आपके पास, जैसे मान के चलो पहले साल आपके 100 रुपये बढ़े, फिर दूसरे साल 115 रुपये बढ़ेंगे, फिर तीसरे साल 130 रुपये बढ़ेंगे, वो इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। 10 साल के बाद निकाला तो कुछ और अमाउंट लगेगा। तो वही बिलाए, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, मतलब वो R ही निकालना है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने उसको डिपॉजिट किया है। इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, मतलब आपने जो डिपॉजिट किए थे वो 100 रुपीज किए थे, बट 10 साल में वही 100 रुपीज कितने हो गए आपके, डबल हो गए, मतलब 200 रुपीज आपको मिले। तो उस केस में आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ये बात। और कुछ डेटा भी दे रखा है हमारे पास कि log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.6931। तो पहले तो ये देखो, इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास वही तो इंक्रीजिंग अमाउंट होता है ना। मान लो आपने 100 रुपये जमा किए और आपको 150 रुपये मिले, तो जो चेंज आया अमाउंट है वो कितने का आया, 50 रुपये का ना, वही तो आपका चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ एक तरह से, है कि नहीं। और जब हम लोग dv अपॉन dt करते हैं या dy अपॉन dt करते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे dp अपॉन dp करेंगे, तो चेंज ही तो आएगा, चेंज इन प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो वो चेंज क्या था, इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ही तो था आपके पास, जिसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास जनरली जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा ही जो होता है बेटा, वो होता है बेटा क्या, P/R/T/100 होता है आपके पास, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो चेंज आ रहा है किस में आ रहा है आपका, P में आ रहा है ना। तो मैं अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, तो चेंज मतलब P में आ रहा है तो dp/dt इज इक्वल टू PR अपॉन में 100। और बताओ टाइम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत हमारे पास, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दो, P को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 1/P dp इज इक्वल टू R/100, और इंटू में आ जाएगा क्या बेटा, dt। दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट तो 1/P का हो जाएगा बेटा क्या, log P। R/100 तो आपका फिक्स है, कांस्टेंट है, और dt का आ जाएगा कितना बेटा, t प्लस में c। अब देखो, आपने जिस समय डिपॉजिट किया था अपना अमाउंट, इनिशियली तो टाइम 0 होता है जिस समय आपने डिपॉजिट किया होगा, मतलब टाइम जब डिपॉजिट किया मतलब इनिशियली 0, तो उस समय अमाउंट कितना था आपका, प्रिंसिपल अमाउंट, और वही सेम टाइम 10 साल में कितना बन गया आपका, 200 बन चुका है। तो मैं इन वैल्यूज को अगर सेटिस्फाई कराऊं तो t इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 100, तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ 100 इज इक्वल टू ये पूरा r अपॉन में 100 इंटू में 0 आ जाएगा प्लस में c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, log 100। इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा क्या, log ऑफ p इज इक्वल टू R/100 इंटू में t प्लस में log 100। सेकेंड वाले केस की बात करते हैं, जब टाइम कितना था बेटा आपका 10, तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 200, तो log ऑफ
200 इज इक्वल टू R/100 इंटू में टाइम हो जाएगा 10 प्लस में log 100। इसको इधर ले आते हैं तो देखो log 200 ये जब माइनस में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना log आपका 100। इससे ये भी कट जाएगा तो R/, कितना आ जाएगा बेटा आपका 10। इससे ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया log ऑफ 2 इज इक्वल टू R/10। तो R की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10 log 2। बट log 2 की वैल्यू दे रखी है ना आपके पास R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू में कहा गया 06931, तो 6.931%। ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करो, इसको नोट डाउन मत करो अभी, पहले क्वेश्चन करो। मैं टाइमर लगा रहा हूं आपके पास 4 मिनट का, नोट बाद में करना। अच्छा, देखना भी होगा कि सर ने कैसा किया, तो इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब कहाँ से हटाऊं, चलो हट गया।
2 मिनट हुए हैं बस अभी। मुझे लगा इसके इसका कैलकुलेटर गलत बता रहे हो सर, अभी 2 ही मिनट हुए। क्या बोल रहे हो? पुराने वाले के 160 गलत है यार। आ गया कमला? सॉल्व भी नहीं हो रहा? अरे क्या रहा है इधर? राइट में क्या रहा है, राइट साइड में? 1/2, -1/2। हाँ, क्या है? हाँ तो लॉग को उधर ले जाओ माइनस में। हाँ, अब लॉग को इधर भेजोगे तो ई की पावर आ जाएगा ना 1/2, और ई की पावर 1/2 दे रखा है आपको। आपका आंसर आने वाला होगा 1648। हाँ भाई, दीक्षा। दीक्षा कौन है? ये है वो है। इसका नाम क्या था? पंखुड़ी नहीं, चांदनी, सिमरन। नहीं, सिमरन भी इसका नाम है। हो गया? हो गया? हाँ, आ गया। हाँ भाई गबरू, हो गया 50। अरे यार, तुम तो बेइज्जती करा दोगे बैंक में जाके। अच्छा, ये नोट डाउन करना है किसी को क्या? हटा दो इसे। तो देखो यहाँ पर जो चीज बोल रखी है ना हमारे पास, एक तरह से ये बोल रहे हैं डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू पी आर बाई 100। वो तो सेम इक्वेशन बनेगी बेटा आपके पास, बट इस बार इसको पी को इधर ले आएंगे तो 1/p डी पी इज इक्वल टू आर बाई 100, और ये आ जाएगा डी टी। बट मेरे ख्याल से आर की वैल्यू इस बार दे रखी है आपको, है ना बेटा? 5। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इधर की तरफ एक तरह से, तो ये आ जाएगा log ऑफ पी, और ये 5/100 हो जाएगा आपका, और इसका आ जाएगा टी प्लस में सी, ये 1/20 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना? अब बोल रहा है हमारे पास कि जो इनिशियल अमाउंट था वो कितना था, 1000, और बोला 10 साल के बाद कितना हो जाएगा। मतलब जब टाइम आपका 0 था तो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 1000, और बोले जब टाइम आपका 10 ईयर होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपको बताना है। तो पहली केस में हमारे पास हो जाएगा पी 1000 है तो log ऑफ 1000 1/20, ये 0 हो जाएगा प्लस में सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा log ऑफ 1000। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो मेरे पास आ जाएगा log ऑफ पी इज इक्वल टू 1/20 टी प्लस में log 1000। सेकेंड वैल्यू पुट करें तो टाइम की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा log ऑफ पी इज इक्वल टू 1/20 इंटू में 10 और प्लस में log ऑफ 1000। इसको इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा बेटा log ऑफ p बाई 1000 इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो 1/2, और log जब उधर जाएगा बेटा तो p बाई 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1/2 विच इज 0.5, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी बेटा, 1.648।
तो P इज इक्वल टू ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1648 आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन को आपको पहले घर से करके लेके आना है सब लोगों को एक बार, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की है, किए हो गया, फिर नहीं हुआ तो और ट्राई करना फिर दोबारा से। पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो एक बार, इसको नोट डाउन करना है क्या, तुम्हारा तो आया भी नहीं था। चलो नेक्स्ट आता है बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सत्यम बताओ होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? हैं वाटर में और मिल्क में वाटर मिला दे तो नहीं यार, अच्छा सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा हमेशा, बट मैंने तो जो क्वांटिटी ज्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट। अच्छा वाटर ही सॉल्वेंट होगा, आप कैसे डिसाइड करोगे कि दूध के अंदर पानी जाता है कि दूध जाता है? चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक दूधिया आता है, वो नीचे शॉप है, वहीं से मदर डेयरी के दूध निकालता है, वो फाड़ता है कैन में डालता है, फिर बोलता है अभी फ्रेश काऊ मिल्क लेके आ रहा हूँ। डेली यही काम करता है, 15-20 पैकेट फाड़ के उसमें डालता है अपने कैंस में और फिर ले आता है और फिर घर में बेचता है आराम से, बस अभी गाय का निकाल के लेके आ रहा हूँ दूध, और फिर ऊपर से अलग से पानी और डालेगा उसके अंदर। और वो ऐसे दूध पे कसमें खा लेते हैं, अरे कसम से बता रहा हूँ एकदम प्योर मिलते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को पता है अभी, बस हाथ खड़े करना, कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या क्या होते हैं? ऑड फंक्शन 1 2 3 4, हाँ। जो 2 से डिवाइड है, वाह, खड़े हो जाओ, ताली हो जाओ उसके लिए एक बार सब लोग। और इवन फंक्शन तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना? ग्रेट। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अब एक्स की वैल्यू अगर 2 ही तो इवन हो जाएगा, 1 हुई तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, है ना? ग्रेट, आप बताओ है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, टेंशन ना लो, आपको भी तारीफ सुनने का मौका मिलेगा। मैं फंक्शन की बात थोड़ी कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। क्लास में रहते हो हैं? नहीं दिमाग क्लास में है कि नहीं, तुम तो हो ही यहाँ पर, दिमाग का है? घबरो, बता दिया इसने कि नहीं बताया? अभी नहीं बताया? जिसका सोल्यूशन ही बनो, तालियां बजाओ इसके लिए भी एक बार, जल्दी जल्दी बजाओ। तुमसे तो कभी सही आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं सही बता रहा हूँ। बता भाई। अरे भाई, जो मैलूर हो, मैनीवन, मैनीवन को कैसे बोल सकते हैं यार? हम्म।
और जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रखा है उसको कैसे बताओगे आप ये चीज? अगर माइनस हो गया fx इक्वल्स टू cos x है तब भी वो cos ऑफ पाई बाय 4 से मतलब अरे वो माइनस पाई बाय 4 गया तब भी सेम आता है। तो मैन इवन हो गया वो, तो इसलिए इवन हो गया। कमला बताएगी। सही आंसर बताना, बता रहा हूँ मैं, भगा दूंगा क्लास से। हाँ, सुन लिया सबने? तुम इंटीग्रेशन बता रहे हो, मैं फंक्शन पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नंबर सुना हो ना, ए बी सी डी है, फिर बाद में बोल रहा है उसको नहीं पता एबीसीडी, तो मेरी क्या गलती है? ये नहीं पता कि खुद ही गलत बोल रहा हूँ। हाँ, इस, अरे यार हद कर दी। नहीं यार, मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं नहीं बताऊंगा। तो चलो, होमोजीनियस डिफरेंशियल बड़े जल्दी हो गया। आप कई बार तो अपनी बेइज्जती कर देते हो, फिर मुझे लगता है यार मेरी बेइज्जती हो रही है ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुन के। इससे पूछना, ये जो बैठा है इधर कॉमर्स वाला, 90। इतनी मेहनत कर ले तो 92 क्वेश्चन में पहुंच गए आप। कौन सी एक्सरसाइज में? हाँ, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो पहले तो आप ये देखो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पता है क्या होते हैं? किसी को नहीं पता क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? सी, बस। वाओ, और कुछ? अब देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अब सीधा जब मार्केट रिलेशन वगैरह पहुंच गया ये। हाँ, तो मतलब क्या हुआ उसका? एक नहीं हो सकता आर्बिट्रेरी, दो ही होंगे। चलो आपका डाउट क्लियर करता हूँ पहले आर्बिट्रेरी के बारे में, नहीं तो अब आगे चलने तो दोगे नहीं। तो मान लो ये इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, है ना? इसमें बताओ वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स एंड वाई। सब एग्री कर रहे हो क्या इससे? नहीं, कोई तो है जो डिसएग्री है। कुछ बोल रहे थे आप, बताओ। अच्छा, आप नहीं बोला था। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? ए बी सी, है ना बेटा? और वो कांस्टेंट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि बचपन से हमको बताया गया है कि एबीसीडी कांस्टेंट है इसमें, है ना बेटा? नहीं तो ये भी तो एक अल्फाबेट्स है, एक्स और वाई, और एबीसी भी अल्फाबेट्स है। तो भाई इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो आप? ए को वेरिएबल क्यों नहीं बोल रहे हो? ए कांस्टेंट कहाँ से हो गया, मुझे बताओ जरा एक बार। ए कांस्टेंट कहाँ से हुआ? वो भी तो वेरिएबल है। कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है? किसकी? ए की? मैं भी कर देता हूँ, देखो। ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस में 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस में 2x माइनस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस में y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, देखो कितनी सारी वैल्यू आ गई है की। कहाँ गया रिस्ट्रिक्ट? है
क्या बोल रहे हैं? अच्छा मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे एक्स से लिखूं तो, तो फिर क्या बोलना चाह रहे हो? ये बोलना चाह रहे हो आप? समझ सकता हूँ मैं। कोई बताएगा भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है यहाँ पर? देखो चलो आपको और समझाता हूँ थोड़ा सा। इसका आंसर तो सभी बताएंगे, 2 + 2 कितना होता है? सबको कंफर्म है? अब मैं पूछू 2 + 2 4 क्या क्यों होता है? 2 + 2 4 क्यों होता है भाई? क्योंकि बचपन से यही तो बताया गया है हमको। अगर सोचो बचपन से ही बताया होता कि 2 + 2 5 होता है, तो आज आप 5 बोल रहे होते, है कि नहीं? वही वाली बात है कि बचपन से बताया गया है कि PUT पुट होता है कि नहीं? होता है। मानते हो ना इस चीज के बारे में? ठीक। और CUT क्या होगा फिर? कुट। बट बचपन से क्या बताया गया हमको? इसको कट बोलेंगे, उसको ऊपर फुट बोलेंगे। कोई रीजन इसका? कोई रीजन नहीं है, बस बताया गया है हमको, है कि नहीं? चलो, ये सारे टॉपिक बहुत पहले टॉपिक है, पता है? आप कोई फिलोसफी में पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कभी? फिलोसफी में कभी जाओगे बड़े होकर आराम से, कभी सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो सिविल सर्विस में पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, फिलोसोफर होते हैं, वो इनको अपने अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि 2 + 2 4 क्यों होता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी होती है पूरी की पूरी। मैंने तो इस चक्कर में फिलोसफी छोड़ दी। मैंने कहा पागल हो जाऊंगा मैं तो यहाँ पे। बट बहुत मजेदार सब्जेक्ट है फिलोसफी, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो बात ये है, देखो हमारे पास, कि इनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ है। कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि चलो कि मैं एक इक्वेशन लिख दूं यहाँ पर, अब इसमें अगर पूछूं कि कांस्टेंट क्या है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर 2 3 और 6 मेरे कांस्टेंट हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू पे कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, इवन कुछ भी हो सकती है वो। ये सुनो, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि एक्स और वाई की ऐसे इनफाइनाइट नंबर वैल्यू हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू वेरी कर सकती हैं, और जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब आता है इसमें, तो एक्स और वाई में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो वैल्यू उसकी वेरी कर रही है, तो वेरिएबल तो है। बट हमने ए बी सी को कांस्टेंट क्यों लिया है? तो अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो उनको प्रॉपर कांस्टेंट कहना गलत होता है, वो होते हैं आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते क्या हैं? ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, बट हम लोग उनको फिर भी एज ए कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहां पर उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे कि इसी में इस इक्वेशन की अगर बात करूं तो ए की वैल्यू फिक्स हो गई है 2, अब चेंज नहीं होगी। बी 3 हो गया है, सी आपका, बट एक्स वाई अभी भी वेरिएबल है आपके पास, ए बी सी आपके फिक्स हो गए। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। जैसे कि इंटीग्रेशन के टाइम पे सी आता है अपना, तो सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है और ये इनके डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? तो अगर कोई पूछे एबीसी क्या होता है, तो कांस्टेंट तो है, बट प्रॉपर अगर बोला जाए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो देखो एक्चुअली एक टॉपिक था आपके इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं अभी? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उससे जनरल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। बट एक टॉपिक ये था कि जनरल इक्वेशन दिया हुआ होगा आपको, और आपको उससे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के
वो लिखवाए थे बेटा, टाइप, है ना। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे y डैश प्लस वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे y डबल डैश है, यहाँ पे y डबल डैश, यहाँ पे ट्रिपल डैश है आपके पास, है ना। तो मतलब ये कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए कि हमको उस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है या फिर कितनी बार नहीं करना है। किसी भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको उस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करें, एक बार करें, दो बार करें या फिर तीन बार करें। तो रूल ये बोलता है बेटा कि किसी भी इक्वेशन का अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, किसी भी इक्वेशन का अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो आप उस इक्वेशन को उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। क्या बोल रहा हूं फिर से, अगर किसी जनरल सॉल्यूशन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप उसको उतनी टाइम ही डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि भाई कोई तो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो है, m भी है और c भी है। वन कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें दो ही हैं आपके पास, ठीक है ना। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मतलब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एक तरह से 2y इंटू में y डैश इज इक्वल टू एम एक्स का हो जाएगा कितना बेटा, m, और प्लस में ये तो हो जाएगा आपका जीरो। एक बार और करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा आपका, 2y और y डैश का हो जाएगा y डबल डैश प्लस में 2 एज इट इज y का हो जाएगा y डैश, और एक y डैश ऑलरेडी है तो y डैश का स्क्वायर, और ये फिर से बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 से कर देंगे आप इसको डिवाइड। ठीक है ना, क्लियर हो गया एक चीज। तो पहला रूल समझ में आया क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी। सेकंड रूल, दो ही रूल है, सेकंड रूल ये बोलता है कि जब फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे आप तो उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं इसी को लिख देता सिंपल y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स ऑनली, कितने हैं इसके अंदर, एक है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही बार। तो उसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2y इंटू में y डैश इज इक्वल टू m आ जाएगा। ये सुनो, तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, बट मेरा रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर m नहीं होना चाहिए, तो इस m को मैनेज करेंगे हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इंटू में y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 y डैश, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे x इज इक्वल टू y, या फिर 2x y डैश माइनस में y इज इक्वल टू, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब मुझे बताओ अगर कोई इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या, तो मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, जीरो, होगा ही नहीं ना आपके पास। ये सुनो, और अगर मान के चलो ये एक बार डिफरेंशिएटेड है तो इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे होंगे, एक, ये कितने ऑर्डर की है आपके पास, तो इसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, दो होंगे। अब मेरे ख्याल से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, बट ये चीज आपके सिलेबस में रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या है, मैं बात कर रहा था ऑर्डर इवन फंक्शन की। तो इवन फंक्शन उनको बोलते हैं बेटा जिसमें किसी फंक्शन में अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर देता हूं
तब भी मेरा सेमी फंक्शन आए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैं बोलूं कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस एक्स, है ना। तो मैं अगर एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में कॉस ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। ये सुनो, माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वो भी कॉस एक्स ही होता है। तो क्या सेम फंक्शन आया कि नहीं आया मेरा, मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा एफ एक्स ही आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इवन फंक्शन, ठीक है ना। अब होमोजेनियस के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके इस फॉर्म में होती है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर इसी चीज को एफ डैश एक्स कॉमा वाई भी बोलते हैं बेटा हम लोग। तो ये हमेशा ही एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई के फॉर्म में होगी आपके पास। मतलब कुछ टर्म्स हो सकता है एक्स के हो और कुछ टर्म वाई के हो आपके पास। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यही फॉर्म होता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर आप x की जगह पे लैम्डा एक्स पुट कर दो, y की जगह पर लैम्डा, और उस केस में भी हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x इंटू में f ऑफ y ही आ जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, होमोजेनियस डिफरेंशियल। मतलब आप पूरी इक्वेशन में x की जगह लैम्डा एक्स पुट कर दो, y की जगह पर लैम्डा y पुट कर दो, उसके बाद में भी अगर सेम ही इक्वेशन आती है मेरे पास तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल। एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो एक बार मान के चलो कि एफ डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर, ये है मान के चलो, है ना बेटा। तो मैं यहां पर अगर एफ डैश एक्स की जगह लैम्डा पुट एक्स पुट कर रहा हूं और वाई की जगह पे लैम्डा, ये आ जाएगा देखो बेटा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, ये बन जाएगा प्लस में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा लैम्डा एक्स इंटू में लैम्डा वाई माइनस में लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही मेरा ये एफ डैश लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर लेंगे कॉमन तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। नीचे ये भी देखो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन नीचे से भी हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा एक्स इंटू वाई और माइनस है वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो मेरा एफ डैश लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर। क्या मेरा सेम फंक्शन आ जाएगा एफ डैश एक्स कॉमा एफ डैश वाई। ये सुनो, तो जब भी इस तरह का केस आता है तो उस तरह के केस को हम बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये मेथड जो है, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताता है कि ये होमोजेनियस है या फिर, इस मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए अलग तरीका होता है इसका। इस मेथड से सिर्फ क्या निकाल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है या फिर अगर वो होमोजेनियस होगी तो उसको करने का मेथड अलग है, ठीक है ना। जैसे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज का अगर पहले क्वेश्चन ही देखोगे उसमें तो बोला गया है कि शो दैट द गिवन इक्वेशन आर द होमोजेनियस या फिर फाइंड आउट द विच इक्वेशंस आर द होमोजेनियस, है ना बेटा। तो आपको पहले इस तरह से आप चेक करके बताएंगे कि एफ डैश लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये होमोजेनियस हो जाएगा बेटा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक चीज ये भी देखो, अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस है, अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस है तो वो अगेन ये एफ डैश एक्स वाई का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर होमोजेनियस होगी तो वहां पर आप उस इक्वेशन को डी वाई अपॉन डी एक्स को कन्वर्ट कर सकते हो ओनली वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, या फिर अगर डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाए आपका
तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बेटा x अपॉन, और यही आपके वो की रोल होंगे जिससे कि आपके पास इक्वेशन सॉल्व होने वाली होगी। फिर से बोल रहा हूं कि अगर होमोजेनियस है तो आप इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर x अपॉन y जब आपका dx अपॉन dy अगर होगा तो, ठीक है। और यहीं से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे इसी के एग्जांपल देते हैं। आपके पास ये जो आया था dy अपॉन dx, वो ये था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर। करना क्या होता है आपको, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होता है। x की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है आपको, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो मैं एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करूंगा इसको तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में एक x से x कट जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा आपका माइनस में, और ये भी y अपॉन एक्स का बन जाएगा बेटा। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो dy अपॉन dx है, सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म के अलावा जहां पर भी वेरिएबल है वो सभी किस फॉर्म में आपके, और यही हमारा मेन रोल होना चाहिए यहाँ पर। इसी के बाद में मेन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे हाँ, ऐसे तो एक्स स्क्वायर जीरो नहीं जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि ऊपर सिर्फ x प्लस वाई हो, नीचे x माइनस वाई हो, तो x से करना पड़ेगा। तो वाई से स्क्वायर वो dx अपॉन dy आएगा तब नीचे आना चाहिए आपका x वाई वाई।